हेलो बच्चों, दिस इज दिवाकर एंड वेलकम टू इजोटी साइंस। दिस इज लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं इस चैप्टर के, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो चैप्टर है आपका एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। चैप्टर है सेकंड, सब्जेक्ट है साइंस, ब्रांच है केमिस्ट्री, क्लास है 10th और सेशन है 2024 एंड 25। पूरी एनर्जी के साथ एनर्जेटिक होकर के बैठ जाइए, पेशेंस लेवल को हाई रखिए, प्रेशर लेवल 0 रखिए और पेशेंस के साथ आपको इस क्लास को एंड तक अटेंड करना है ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो सके। तो लेक्चर नंबर 1 की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, पहले आप उसको वॉच कर लीजिए। वैसे मुझे लगता है आपने वो देख लिया होगा। अब लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। अब यहां पर हम फ्रेश टॉपिक के साथ शुरू करेंगे, लेकिन जब भी हम कोई नया टॉपिक शुरू करते हैं ना तो पहले पुराने का एक बार रिवीजन हो जाना चाहिए। तो छोटा सा रिवीजन हम कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करी थी। तो हमने देखा था कि जो पूरे सब्सटेंसेस होते हैं उनकी दो कैटेगरी होती है, एक प्योर होता है, एक इम्प्योर होता है ना। प्योर में भी एक एलिमेंट होता है, एक कंपाउंड होता है। एलिमेंट्स जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, आपके कंपाउंड्स बनाते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं उनको हमने 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया। पहला है आपका एसिड, दूसरा है बेसिस, तीसरा है सॉल्ट्स। ये तीनों चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर स्टडी करनी है, ठीक है। उसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी थी कि आपको कैसे पता चलेगा, हाउ डू यू नो दैट दिस सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर। वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर, हाउ विल यू नो, कैसे आपको पता चलेगा, कैसे आप पहचानोगे कि कोई सब्सटेंस का नेचर एसिडिक है या बेसिक है, कोई चीज एसिड है या बेस है। तो उसके लिए हमारे पास एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं और इंडिकेटर क्या होते हैं, जो चेंज कर देते हैं कलर को या स्मेल को। जब हम इनको क्या करते हैं, किसी एसिड या बेस के सॉल्यूशन में क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो ये उस चीज को क्या करते हैं, ये उस चीज को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। किस चीज को चेंज कर देते हैं, कलर को चेंज कर देंगे या स्मेल को चेंज कर देंगे। तो हमारे पास 3 कॉमन इंडिकेटर्स हैं। पहला है आपका लिटमस, दूसरा है मैथिल ऑरेंज, तीसरा है आपका फिनोल्फथैलीन। सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन लिटमस, जो मोस्ट कॉमन आपका इंडिकेटर है वो है आपका लिटमस। लिटमस की भी 2 फॉर्म होती है, पहला होता है लिटमस पेपर, दूसरा होता है आपका लिटमस सॉल्यूशन। अब जो लिटमस सॉल्यूशन होता है ना, इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो पर्पल होता है। यहां पर लिखा हुआ है डाई, डाई का मतलब होता है कलर, ठीक है। तो इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो क्या होता है, पर्पल होता है। और इसको कहां से निकाला जाता है, कहां से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ प्लांट दैट इज लाइकेन, है ना। एक प्लांट होता है जिसको हम लाइकेन बोलते हैं, इस तरीके का, ठीक है। और ये थैलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है, ठीक है ना। ये एक नॉलेज बॉक्स में लिखा होगा आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है, वहां से इस चीज को निकाला गया है। तो ये जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर रेड हो जाता है, और जब बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, ठीक है ना। तो मैंने बोला ना, एसिड या बेस डालने पर अगर वो चीज चेंज हो रही है ना, अगर वो इंडिकेटर क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये चीज एसिड है या फिर बेस है, हमने इस इंडिकेटर को जब एक सॉल्यूशन में डाला और इसका कलर रेड हो गया, तो इस रेड कलर ने हमको क्या इंडिकेट किया कि भाई ये क्या है, ये एसिडिक सॉल्यूशन है। ब्लू कलर ने क्या इंडिकेट किया कि भाई ये बेसिक सॉल्यूशन है, ये बेसिक इन नेचर है, ये बेस है, क्षार है ना। तो एसिड यानी अम्ल हो गया, बेस यानी आपका क्षार हो गया, ठीक है। ये हिंदी शब्द है इनके, ठीक है, जो आपको पता भी होने चाहिए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वहां पर हमने देखा कि जब हम यहां पर हमें 2 तरह के कलर ऑब्टेन हुए, पहला हुआ हमें रेड, दूसरा हुआ ब्लू। अब जो रेड सॉल्यूशन है, रेड एसिडिक सॉल्यूशन जो है, जब उसमें हमने एक पेपर को डाला तो उस पेपर का कलर हो गया रेड, तो हमें मिल गया रेड लिटमस पेपर, और ब्लू में डालने पर मिल गया हमको ब्लू लिटमस पेपर। तो यहीं से रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर हमको मिले। तो रेड लिटमस पेपर क्या करता है, जो एसिड होते हैं ना वो ब्लू लिटमस को रेड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। और जो आपका एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे यहां पर आप देखिए, ब्लू लिटमस को जब हमने इस सॉल्यूशन में डाला तो इसका कलर रेड हो गया, मतलब दिस इज एसिड। जब हमने रेड लिटमस पेपर को यहां पर
इस सॉल्यूशन में डाला तो इसका कलर ब्लू हो गया, तो इट मीन्स दिस इज बेस या दिस इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो यहां से हमें पता चलता है कि ये एसिड होता है, ये बेस होता है, तो ये हमें इंडिकेटर से पता चलता है। उसके बाद हमने मैथिल ऑरेंज को देखा, है ना, जिसका नेचुरल कलर ऑरेंज होता है। हमने देखा जो लिटमस पेपर होते हैं या जो आपकी टर्मेरिक हल्दी होती है, ये नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। जो आपका मैथिल ऑरेंज होता है, फिनोप्थिलीन होता है, वो क्या होता है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। और मैथिल ऑरेंज का जो ओरिजिनल कलर होता है वो क्या होता है, ऑरेंज होता है। क्या होता है, ऑरेंज होता है। रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, एसिड डालने पर इसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, और बेस डालने पर इसका कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। तो कलर अगर इसका येलो हो रहा है मतलब इसको हमने बेस में डाला, रेड हो रहा है मतलब हमने इसमें एसिड डाला या इसको एसिड में डाला। ठीक है, तो यहां से हमें ये इंडिकेट मिलता है। अब देखिए फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन जो है इसका जो नेचुरल कलर होता है, ओरिजिनल कलर होता है, वो कुछ भी नहीं होता है, मींस दिस इज कलरलेस, कलरलेस होता है ये। लेकिन जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो एसिड का इस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब ये क्या होता है आपका कलरलेस होता है। और अगर हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है, पिंकिश हो जाता है, यानी कलरलेस से क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। तो कलर में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है मतलब एसिड, अगर कलर में चेंज आ रहा है, कलरलेस से पिंक हो रहा है, तो मतलब हमने इसको बेस में डाला है या बेसिक सॉल्यूशन में इसको हमने डाल दिया है। ठीक है, तो ये है आपका फिनोप्थेलिन। आई होप यू आर गेटिंग दिस। अब जो टर्मेरिक होता है ना, टर्मेरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जिसका ओरिजिनल कलर सबको पता है येलो होता है। एसिड डालने पर इस पर कोई चेंज नहीं पड़ता है, कोई भी चेंज नहीं पड़ता, लेकिन बेस डालने पर ये रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है इसका, है ना। बेस यानी जैसे साबुन सॉप यूज कर सकते हैं आप बेस की जगह में, तो ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है आपका बेस डालने पर। उसके बाद आते हैं आपके ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी तक जो मैंने इंडिकेटर्स बताए वो कलर में चेंज कर रहे हैं, लेकिन ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है स्मेल, है ना। हमारे नाक में ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर होते हैं जो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, जिससे स्मेल पता चलती है कि किसी चीज की स्मेल क्या है ना, उसकी गंध क्या है। तो उसके लिए हमारी नोज में ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं स्मेल को। तो वहीं से वर्ड बना ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, है ना, स्मेल में चेंज आना। तो दोज सब्सटेंसेस व्हिच whose स्मेल ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, है ना। वो सारे सब्सटेंसेस जो एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में डालने पर अपनी स्मेल में चेंज कर देते हैं, उनको हम कह रहे हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के एग्जांपल्स वेनिला हो गया आपका, ऑनियन हो गया आपका, है ना। अब वेनिला जो है इसकी जो स्मेल होती है, जब हम इसको एसिड में डालते हैं तो इसकी स्मेल बिल्कुल वैसी रहती है जैसी नेचुरली है, लेकिन बेस डालने पर इसकी पूरी स्मेल ही गायब हो जाती है, मतलब कोई स्मेल नहीं बचती है। तो जब कोई स्मेल नहीं बचती है तो वो चीज हमको इंडिकेट कर रही है कि हमने इसको बेस में डाला, है ना। ऑनियन की स्मेल आप सबको ही पता है ना, लेकिन एसिड जब हम इसमें डालते हैं, इसको जब हम एसिड में डालते हैं तो इसकी स्मेल सेम रहती है जैसे है नेचुरली, लेकिन बेस डालने पर ये अपनी स्मेल खो जाता है, मतलब नो स्मेल, स्मेल उड़ जाती है, इसकी कोई स्मेल नहीं बचती है अगर हम इसको बेस में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर है। यहाँ पर हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस किया था, ये उसका आंसर हो गया, बहुत डिटेल्स में हमने डिस्कस किया था। और आपने अगर नहीं देखा है तो आप लेक्चर 1 को अच्छे से अटेंड कर लीजिए, है ना। आधे घंटे का लेक्चर है लगभग, वहां पर बहुत डीपली मैंने चीजों को एक्सप्लेन किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी गिवन है। अब एसिड्स की बात करते हैं। आज का जो फ्रेश चैप्टर है बच्चों वो है आपका एसिड्स। अब देखो एसिड्स क्या होते हैं। यहां पर एक सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है एसिड की, लेकिन इस चैप्टर में आगे जाकर के इसकी डेफिनेशन में थोड़ा चेंज आ जाएगा, थोड़ा एडवांस डेफिनेशन आप यहां पर सीखोगे, थोड़ा साइंटिफिक डेफिनेशन की यहां पर बात करेंगे। लेकिन अभी जो सब जानते हैं, जैसे कि क्लास 7th में भी आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट को पढ़ा होगा, लेकिन वहां पर जो इसकी डेफिनेशन है वो यही है जो यहां पर आपको दिख रही है स्क्रीन पर, है ना। और ये तो एक सामान्य व्यक्ति को भी पता होता है कि जो एसिड्स होते हैं वो सोर टू टेस्ट होते हैं, उनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है ना। तो एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ सोर टेस्ट, जिनके पास कैसा टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है। और ये एसिड जो होते हैं ना, ये चेंज कर देते हैं
ब्लू लिटमस पेपर को किसमें, रेड लिटमस पेपर में, है ना। तो ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप एसिड में डालोगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड। देखो अभी मैं पहले एसिड पढ़ा रहा हूं, पहले एसिड के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम बेस के बारे में पढ़ेंगे और अल्टीमेटली हम सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो एसिड्स होते हैं, जो अम्ल होते हैं, इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सोर होता है, खट्टा होता है। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हैं आपके एसिड्स के जिनको आप अपनी डेली लाइफ में देखते रहते हैं, खाते रहते हैं, है ना। लेकिन आगे जाकर हम इसको जब क्लासिफाई करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ एसिड डेंजरस भी होते हैं, है ना। आगे जाकर के बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी एसिड्स के कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम बात कर रहे हैं कि आप आगे जाकर पढ़ोगे कि एसिड्स में एक कॉमन चीज होती है भाई, एक हाइड्रोजन होता है इनमें, और जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयंस में टूट जाता है, मतलब ये H+ आयन वहां पर देता है। बेस जो होते हैं वो OH- आयन देते हैं। तो वहां पर उसकी डेफिनेशन थोड़ा केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम उसको डिफाइन करते हैं, लेकिन यहां पर आपको ये नॉर्मल डेफिनेशन तो कम से कम अभी याद रखनी है। आगे इस चैप्टर में जब हम बढ़ेंगे वहां पर आपको अदर डेफिनेशन भी मिलती रहेंगी, ठीक है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है अपने दिमाग में, कंफ्यूज नहीं होना है। तो कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे आपका है रो मैंगो, है ना। जो कच्चे आम होते हैं ना वो खट्टे होते हैं, तो खट्टे होते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें एसिड होता है। मैंगो जो होता है उसमें मैलिक एसिड होता है, ठीक है ना। जो रॉ ग्रेप्स होते हैं, है ना, इसमें आप देखेंगे टार्ट्रिक एसिड आपको मिल जाएगा, है ना, ग्रेप्स में। रॉ ग्रेप्स जो खट्टे, जो कच्चे अंगूर होते हैं वो खट्टे खट्टे होते हैं ना, खट्टे मीठे। तो खट्टा हो रहा है मतलब वो एसिड है, तो उसमें भी एसिड पाया जा रहा है। लेमन आपने देखा होगा, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, लेमन हो गया आपका, ऑरेंज हो गया, इसमें भी एसिड होता है, इसीलिए इनका टेस्ट ऐसा होता है। तो इनमें सिट्रिक एसिड होता है। टैमारिंड यानी इमली जो है, इसमें भी टार्ट्रिक एसिड होता है, और जो कर्ड है इसमें एक एसिड होता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। आगे जाकर के मैं आपको रिटर्न फॉर्म में भी इनको बता दूंगा कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हैं, एसिड्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए बच्चों, यहां पर एक चीज को क्लियर रखिए आप कि जो आपका एसिड का क्लासिफिकेशन है ना, इसको पहले समझ लीजिए। तो पहले हम समझेंगे ऑक्यूरेंस के बेस पर, है ना, बेस्ड ऑन ऑक्यूरेंस, है ना, कि इनका सोर्स क्या है, कहां से ये आपको मिल रहे हैं, उसके बेसिस पर हमने इनको क्लासिफाई किया दो पार्ट में। एक होता है आपका ऑर्गेनिक एसिड्स और एक होता है आपका मिनरल एसिड, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। तो पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स की, है ना। अच्छा, ऑर्गेनिक एसिड्स का दूसरा नाम नेचुरल एसिड भी है। इसको हम नेचुरल एसिड भी बोलते हैं। किसको, ऑर्गेनिक एसिड जो है ना, इसको हम नेचुरल एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपका ऑर्गेनिक एसिड है, इसकी हम बात करते हैं। तो यहां से आप अगर इसकी डेफिनेशन को देखोगे तो द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट, मिनरल्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। ये इनके सोर्स हैं जहां से आपको मिल रहे हैं। दीज एसिड्स आर नेचुरली अकरिंग एसिड्स, है ना। ये नेचुरली पाए जाने वाले एसिड्स हैं, इनको इंसान नहीं बनाता है। अब ऑरेंज में सिट्रिक एसिड है, लेमन में सिट्रिक एसिड है, टैमारिंड में टार्ट्रिक एसिड है ना। जो रो मैंगो है उसमें मैलिक एसिड है। तो वो तो नेचुरली पाया जा रहा है ना, उसको हम अलग से थोड़ी डाल रहे हैं। तो इनको हम ऑर्गेनिक एसिड बोल रहे हैं, जो हमको प्लांट्स या एनिमल से क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे यहां पर कुछ एग्जांपल्स है, आपने नाम सुना होगा कहीं ना कहीं विनेगर का। विनेगर मतलब होता है सिरका, है ना। बहुत बार नाम सुना होगा और आई होप कि आपने इसको देखा भी होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, जो विनेगर यानी जो सिरका होता है, इसमें एक एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। याद रखना आपको, ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं बहुत बार। विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। जो आपके सिट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे लेमन हो गया आपका, ऑरेंज हो गया आपका, इनमें भी सिट्रिक एसिड होता है। इनमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, जिसकी वजह से इनका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है, ठीक है। कर्ड, आपकी जो सोर मिल्क होता है ना, मिल्क से आपकी कर्ड बनती है, दही बनती है। तो दही कैसी होती है, खट्टी होती है ना। तो इसमें लैक्टिक एसिड होता है, क्योंकि जो मिल्क होता है ना, इसमें एक कार्ब होती है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको बोलते हैं लैक्टोज, है ना। लैक्टोज नाम की शुगर होती है आपकी किसमें, मिल्क में, जो उसका नेचुरली टेस्ट होता है हल्का सा मीठा, तो उसको हम बोलते हैं लैक्टोज। तो लैक्टोज से बना है यहां पर लैक्टिक। तो जब कर्ड बना तो इसमें कौन सा एसिड आ गया, लैक्टिक एसिड, है ना। तो मिल्क से
मिल्क में लैक्टोज नाम की शुगर होती है और मिल्क से दही बनाने का काम एक बैक्टीरिया करता है जिसको बोलते हैं हम लैक्टोबेसिलस। तो लैक्टोबेसिलस सब में एल आ रहा है, लैक्ट आ रहा है, तो लैक्टोज, लैक्टोबेसिलस। लैक्टोबेसिलस आपकी मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर रहा है, कर्ड में जो एसिड है वो लैक्टिक एसिड हो गया। अच्छा, जैसे विनेगर है, ये भी एक बैक्टीरिया से मिलता है, यहां पर आप कंफ्यूज मत होना कि ये कहां से मिलता है भाई, तो एक बैक्टीरिया से ये हमको ऑब्टेन होता है। अब यहां पर कर्ड जो है इसमें लैक्टिक एसिड है। टैमरिंड या जो आपके अनराइप ग्रेप्स होते हैं, रो ग्रेप्स होते हैं, कच्चे ग्रेप्स होते हैं, अंगूर होते हैं, इनमें एक एसिड होता है टार्ट्रिक एसिड इसको बोलते हैं। जो आपके टमाटर है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। और जो आपकी एंट स्टिंग है, चींटी जब डंक मारती है ना, तो आपको थोड़ा सा वहां पर खुजली होने लगती है और धीरे धीरे वहां पर रेड होने लगता है, लाल होने लगती है आपकी स्किन, थोड़ा सा दर्द भी होने लगता है, क्योंकि वो वहां पर एक एसिड छोड़ देती है और उस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड, जिसको केमिकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं मेथेनोइक एसिड, है ना। अच्छा, ये जो फॉर्मिक एसिड है ये नेटल लीफ स्टिंग में भी होता है। नेटल लीफ स्टिंग, नेटल का मतलब होता है बिच्छू घास होता है ना एक, जिसको हाथ लगाने से उसके छोटे छोटे कांटे जो हमारी स्किन पर चुभने लगते हैं, तो वहां पर बहुत देर तक खुजली भी होती है। तो हमारे उत्तराखंड में इसको कंडाली नाम से जाना जाता है, कंडाली। इसकी सब्जी भी बनती है, ठीक है ना, एक प्रोसेस होती है उसके बनने की। लेकिन इसमें भी जब हम इसको छूते हैं ना, तो जैसे चींटी डंक मारती है ना, ऐसे ये भी डंक मारता है। ये जो पेड़ है नेटल लीफ स्टिंग, इसकी लीफ को जब हम छुएंगे तो हमें खुजली सी होने लगती है, वहां पर एकदम लाल सा हो जाता है, छोटे छोटे दाने आने लगते हैं, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि फॉर्मिक एसिड होता है इसमें। तो इसमें कौन सा एसिड होता है? आपका फॉर्मिक एसिड होता है। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते रहते हैं और इनमें क्या होता है? एसिड होता है। तो ये सारे क्या होते हैं? आपके ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो हमें प्लांट मटेरियल से या एनिमल से मिल रहे हैं। जैसे एनिमल में आपको मैंने बताया एंट स्टिंग से मिल रहा है ना, और प्लांट्स और कर्ड भी तो हमको गाय से मिल रही है, तो वो एनिमल की कैटेगरी में आ गई। और आपका विनेगर हो गया, ये हमको बैक्टीरिया से मिल रहा है ना। इसी तरीके से सिट्रस फ्रूट हो गए, ये हमको प्लांट से मिल रहे हैं। ऑक्जेलिक एसिड हो गया, ये हमें टोमेटो से मिल रहा है ना। टार्ट्रिक एसिड हो रहा है, ये हमको टैमरिंड से मिल रहा है, ग्रेप्स से मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा आता है मिनरल एसिड्स। अच्छा, जो मिनरल एसिड्स होते हैं ना, अच्छा यहां पर एक पॉइंट टू बी नोटेड कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये वीक एसिड होते हैं एंड नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक, है ना। भाई सिरका होता है, आप सिट्रस फ्रूट होते हैं, कर्ड होते हैं, इनको आप खाते हैं ना, तो ये क्या आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं? क्या आपको कोई नुकसान होता है इनको छूने से या खाने से? नहीं होता है। तो क्योंकि ये वीक एसिड होते हैं, कमजोर एसिड्स होते हैं, तो वीक एसिड का मतलब ये ऑर्गेनिक एसिड है ना। तो ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके वीक एसिड्स होते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। अभी मैं आगे स्ट्रेंथ के बेसिस पे बताऊंगा, एक वीक एसिड होता है और एक आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है ना। तो यहीं से हम कुछ एसिड्स उठाएंगे, कुछ को वीक की कैटेगरी में रख देंगे, कुछ को स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में रख देंगे। तो जो मिनरल एसिड्स होते हैं, मिनरल्स एसिड्स हम देखेंगे, मिनरल्स एसिड जो मिनरल से हमको ऑब्टेन हो रहे हैं, खनिज जिनको हम बोलते हैं। तो जो अर्थ में तरह तरह के मिनरल्स होते हैं, वहां से जो हमको एसिड्स मिलते हैं उनको हम मिनरल एसिड बोल देते हैं। एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, इनको हम मिनरल एसिड्स बोलते हैं। एंड मिनरल एसिड्स आर मैन मेड एसिड्स, आर्टिफिशियल, है ना, आर्टिफिशियली इनको बनाया जाता है, इंसान इनको बनाते हैं मिनरल से, है ना। 3 हमारे पास कॉमन मिनरल एसिड्स होते हैं। कॉमन मिनरल एसिड्स हमारे पास कितने हो गए? 3 हो गए। पहला है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, इसका फॉर्मूला होता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, लेबोरेटरी में आसानी से मिल जाएंगे आपको ये सारे एसिड्स, ठीक है ना। और नाइट्रिक एसिड HNO3, ये बहुत कॉमन एसिड्स हैं सारे, इसलिए मैंने इनके फॉर्मूले भी आपको बता दिए, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला एसिड है ना, क्योंकि ये बहुत आसानी से मिल जाता है ना, बहुत आसानी से अवेलेबल होता है लेबोरेटरी में, इसलिए इसको किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है। सारे एसिड्स का राजा है ये सल्फ्यूरिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड हो गया आपका HNO3। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए इनके। अच्छा, यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है?
यहां पर लिखा हुआ है आपके लिए कि कार्बोनिक एसिड इज आल्सो अ मिनरल एसिड बट इट इज अ वीक एसिड। इससे पहली वाली स्लाइड में मैंने बताया कि जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ना वो क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, है ना। और जो यहां पर मिनरल एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शनल केस है, जो कार्बोनिक एसिड होता है, जो कार्बोनिक एसिड होता है जो आप सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पीते हैं ना, सोडा वाटर हो गया, है ना, इनमें कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है ना। तो जो ये कार्बोनिक एसिड होता है ये वीक एसिड होता है, मतलब ये डेंजरस नहीं होता है, हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन इसको किसकी कैटेगरी में रखा गया है, मिनरल एसिड की कैटेगरी में रखा गया है, बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। लेकिन फिर भी ये वीक एसिड होता है, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस है, इसको इसीलिए इस बॉक्स के अंदर अलग से लिखा है, ये नोट करने वाली चीज है ना। तो यू कैन नोट इट डाउन, ठीक। तो कंसेंट्रेशन मिनरल एसिड्स आर वेरी डेंजरस। अब ये कंसेंट्रेशन क्या होता है, डाइल्यूट क्या होता है, इसको नेक्स्ट स्लाइड में मैं भी बताऊंगा। जो कंसेंट्रेशन मिनरल एसिड्स होता है ये बहुत डेंजरस होते हैं, बहुत डेंजरस होता है। इतने डेंजरस होते हैं ये इतने डेंजरस होते हैं कि अगर ये हाथ पर गिर जाए ना तो ये हमारे हाथ को जला सकते हैं, बर्न कर सकते हैं। हमारे कपड़ों पर गिर जाए तो उन कपड़ों को भी जला सकते हैं, है ना। तो इनको बहुत केयरफुली होकर के हमें क्या करना चाहिए, पकड़ना चाहिए। दीज एसिड्स मस्ट बी हैंडल्ड विद केयर, है ना, इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में एसिड्स के साथ खेलना कोई मजाक वाली बात नहीं है। इसीलिए लैब असिस्टेंट्स की उपस्थिति में, प्रेजेंस में, या जो आपके सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनके प्रेजेंस में आपको कोई भी एक्टिविटी क्या करनी चाहिए, परफॉर्म करनी चाहिए, उनके बिना नहीं, है ना। आपको नॉलेज नहीं होता, आप किसी भी चीज को छू देते हैं और आपका हाथ भी जल सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए टीचर्स के अंडर में ही आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए। आपके पास एक गाइड होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है ना। जनरली मिक्स्ड विद वाटर टू डाइल्यूट देम, डाइल्यूट एसिड्स आर लेस हार्मफुल। अब यहां पर जो कंसंट्रेशन मिनरल एसिड्स होता है ना, देखो एसिड सॉल्यूशन हम कब बनाते हैं, जब एसिड को हम पानी में डाल देते हैं तो वो एसिड सॉल्यूशन बन जाता है। अगर पानी की मात्रा ज्यादा है, अगर पानी की मात्रा कम है और एसिड की मात्रा ज्यादा है तो वो है आपका कंसंट्रेशन मिनरल एसिड्स। और अगर पानी ज्यादा है, वाटर ज्यादा है और एसिड कम है तो वो है आपका डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड को हम ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि वो कम हार्मफुल होता है, कम डेंजरस होता है, क्योंकि उसमें हमने पानी ज्यादा डाल दिया, उसको थोड़ा पतला कर दिया हमने पानी डाल के। तो पानी ज्यादा डालने का मतलब वो अब डाइल्यूट फॉर्म में आ गया। पानी कम है, एसिड ज्यादा है, तो मतलब वो कंसंट्रेशन वाली फॉर्म में है। तो इसको मैं अभी आगे भी आपको अच्छे से समझाने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। अब हम बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ की बात करेंगे। ऑक्यूरेंस के बेसिस पर हमने दो टाइप के एसिड पढ़े, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है ना। मिनरल ऑर्गेनिक एसिड में आपने देखा जैसे एसिटिक एसिड होता है आपका, है ना, सिट्रिक एसिड होता है आपका, मैथेनोइक फॉर्मिक एसिड होता है आपका, है ना, ये सारे एसिड, ऑक्जेलिक एसिड होता है आपका। और आपने जो आपके मिनरल एसिड है उसमें मैंने आपको बताया नाइट्रिक एसिड होता है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है आपका। अब यहां पर स्ट्रेंथ के बेसिस पर जो आपके एसिड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पीछे हमने जितने भी एसिड्स में एग्जांपल्स देखे उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक होते स्ट्रॉन्ग, एक होते हैं वीक। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जैसा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, मतलब कहीं ना कहीं ये हार्मफुल है। सल्फ्यूरिक एसिड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और नाइट्रिक एसिड भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3, ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरीज में आ जाते हैं, इस कैटेगरी में आ जाते हैं। वीक एसिड जो है जैसा आपका एसिटिक एसिड, जिसको हम एथेनोइक एसिड भी बोल देते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, फॉर्मिक एसिड जिसको हम मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, एसिटिक एसिड जो विनेगर में होता है, फॉर्मिक एसिड जो मैंने आपको बताया आपके किस में होता है, एंट स्टिंग और नेटल की लीफ में होता है, कंडाली, है ना। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट में होता है, ऑरेंज, लेमन। टार्ट्रिक एसिड रो ग्रेप्स जो होते हैं, जो अनराइप ग्रेप्स होते हैं, है ना, या फिर जो टैमरिंड है उसमें आपका टार्ट्रिक एसिड होता है। और कार्बोनिक एसिड, बच्चों कार्बोनिक एसिड मिनरल एसिड है लेकिन वीक एसिड है। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिनरल एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड मिनरल एसिड है
नाइट्रिक एसिड मिनरल एसिड है लेकिन साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। वीक एसिड ऑर्गेनिक एसिड हैं सारे, लेकिन यहां पर एक मिनरल एसिड को भी इंक्लूड किया गया है, दैट इज कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, ये एक्सेप्शनल केस है, इसको हमेशा याद रखना, मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको बताया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन है, वीक एसिड कौन से हैं, ये आपकी स्क्रीन पर उनके एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप यू कैन टेक इट डाउन, ठीक है, नोट कर लीजिए इनको। ठीक, आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नंबर 1 ये हमेशा याद रखना आपको। पहला, ऑल द मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शनल केस है, यहां पर एक अपवाद है कि जो कार्बोनिक एसिड होता है वो वीक एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन कार्बोनिक एसिड वीक होता है, ये एक एक्सेप्शन है, यहां पर इसको नोट करना है, एमसीक्यू में पूछ सकता है। दूसरा, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, जैसे मिनरल एसिड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स वीक होते हैं। अब ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक एसिटिक एसिड हो गया आपका, सिट्रिक एसिड हो गया, टार्ट्रिक एसिड हो गया, है ना, ये किस में यूज किए जाते हैं, फूड इंग्रेडिएंट्स में यूज किए जाते हैं, है ना, फूड इंग्रेडिएंट्स में यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल्स, विनेगर यूज्ड फॉर इन मेकिंग पिकल्स, आप अचार बनाते हो ना, या टोमेटो के जो केचप बनते हैं, टोमेटो के जो केचप बनते हैं, छोटे छोटे पैकेट आते हैं, है ना, चाउमीन वगैरह के साथ खाते हो ना आप केचप को, है ना, जो फास्ट फूड है उसमें आप केचप बहुत यूज करते हैं, पिज्जा, है ना, पिज्जा में आप केचप यूज करते हो। तो जो पिकल्स है, आपके टोमेटो केचप है, यहां पर आपका विनेगर का यूज किया जाता है, सिरके का यूज किया जाता है। टार्ट्रिक एसिड, बेकिंग पाउडर में इसका यूज किया जाता है, टार्ट्रिक एसिड का। कार्बोनिक एसिड का यूज किया जाता है जो फिजी सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं या सोडा वाटर आता है, सोडा वाटर में कौन सा एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड का यूज किया जाता है। तो ये जो ऑर्गेनिक एसिड है ना बच्चों, इनको आप इनटेक भी करते हो, खाने में यूज करते हो। तो खाने के इंग्रेडिएंट्स, मतलब डायरेक्टली आप इनको नहीं खाते हो, लेकिन खाने में इंग्रेडिएंट्स के रूप में इनका यूज किया जाता है। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं सर, कितनी कॉमन चीज़ है ना ये, अगर आप ये नहीं जानते हो तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो फिर। इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या है, सोचिए, हो सकता है 100 बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे और एक बच्चे को ये नहीं पता है कि इंग्रेडिएंट्स क्या है। हो सकता है 100 में से 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं, मुझे पता है। देखो इंग्रेडिएंट्स, आपने दाल बनाई ना, दाल में आपने क्या क्या डाला, सबसे पहले तो दाल ही डाली, पानी डाला, मिर्च मसाले डाले, धनिया पाउडर, जो भी स्पाइसेस हैं वो सारे डाले। तो जो भी आप स्पाइसेस डाल रहे हो उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर रहे हैं, वो इंग्रेडिएंट्स हैं। वो क्या है, सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। ऐसे ही जो आपके एसिड्स होते हैं उनको हम इंग्रेडिएंट्स की फॉर्म में यूज करते हैं आपके फूड में, समझ आया ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहां पर बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, कंसंट्रेशन के बेस पर, कंसंट्रेशन के बेसिस पर हमारे एसिड 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड, एक होता है डाइल्यूट एसिड। केमिस्ट्री के अंदर ये दोनों शब्द, जब तक केमिस्ट्री पढ़ते रहोगे ना, ये दोनों शब्द आपके सामने आते रहेंगे, हर पेज में आते रहेंगे, हर लाइन में आते रहेंगे, हर 2-2, 3-3 शब्दों को छोड़ के आते रहेंगे। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, इस तरीके के शब्द आते रहेंगे आपके सामने। तो यहीं पर इसके बेसिक को समझ लीजिए। इसलिए बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना होना मतलब सब्जेक्ट्स आपके ऊपर से उड़ेगा, इस तरीके से उड़ेगा, एकदम बाउंस करेंगे टॉपिक आपके, ऐसे आएंगे और बाउंस करके वापस चले जाएंगे। इस कान से सुनोगे, इधर से निकाल दोगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर करना है, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट पावर होती है, हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट उसका पावर होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखने आपके। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब मोर एसिड एडेड, मोर एसिड एडेड। यहां पर एक कंटेनर है, एक पात्र है, उसमें कुछ एसिड है और कुछ पानी है। यहां पर भी एक कंटेनर है, उसमें कुछ एसिड है, कुछ पानी है। जब हम एसिड को पानी में डालते हैं तो हमारे पास एक सॉल्यूशन बनता है जिसको हम बोलते हैं एसिडिक सॉल्यूशन या एसिड का सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन, ठीक है ना, उसका विलयन, एसिड का सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन। तो जब हम
एसिड को ज्यादा मात्रा में रखते हैं, ज्यादा क्वांटिटी एसिड की होती है और कम क्वांटिटी पानी की होती है। मतलब पानी कम है और एसिड ज्यादा है, तो मतलब वो कंसंट्रेटेड एसिड है। अगर एसिड कम है, लेस एसिड एडेड, अगर एसिड कम है और पानी ज्यादा है तो मतलब वो डाइल्यूट एसिड है, वो उसकी डाइल्यूटेड फॉर्म है। अगर मैं आपको बोलूं बच्चों कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड बनाओ, लेबोरेटरी में हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपके टीचर ने बोला बच्चों ये कंसंट्रेटेड है, इसको डाइल्यूट बनाओ पहले उसके बाद एक्सपेरिमेंट करो, तो उसको डाइल्यूट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें मोर एंड मोर वाटर ऐड करना पड़ेगा। आप उसमें पानी ऐड करोगे ऐड करोगे ऐड करोगे तो वो गाढ़े से पतला होता जाएगा, मतलब डाइल्यूट में आ जाएगा। तो कंसंट्रेटेड एसिड मतलब गाढ़ा। जैसा आपने चीनी ज्यादा डाल दी, चीनी ज्यादा डाल दी आपने किसी चीज में और पानी कम डाला, तो वो गाढ़ा बनेगा या पतला बनेगा, गाढ़ा बनेगा। आपने अगर चीनी कम डाली और उसको पतला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें पानी और ज्यादा ऐड करना पड़ेगा, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। जितना ज्यादा पानी ऐड करोगे वो डाइल्यूट बनता जाएगा, डाइल्यूट 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 डाइल्यूट, ठीक है ना। कंसंट्रेटेड मतलब पानी कम और एसिड ज्यादा, कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड मतलब पानी ज्यादा और एसिड कम। समझ आया? बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, है ना। एसिड कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। एसिड की बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, कम से कम 6-7 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है आपको एसिड्स की, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है बच्चों, वैसे एसिड क्या होते हैं, सोर होते हैं ना, खट्टे होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ये तो आपको पता ही है। अब यहां पर एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है आपकी कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मेटल जैसे आपकी आयरन हो गया, आपका कॉपर हो गया, ये सारी क्या है आपकी मेटल्स हैं। तो जैसे जिंक हो गया, है ना, ये सारी मेटल्स हैं। तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है ना, तो ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। हमेशा याद रखना, एसिड में एक, जितने भी एसिड हैं दुनिया के, उसमें एक चीज कॉमन होती है, उसमें हाइड्रोजन होता है। H2SO4, H2SO4 में H है मतलब हाइड्रोजन है, HNO3 H है मतलब हाइड्रोजन है, CH3COOH H है मतलब हाइड्रोजन है। समझ आया? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड H है मतलब हाइड्रोजन है। जितने भी एसिड्स हैं उनमें एक कॉमन चीज होती है, हाइड्रोजन। इसीलिए जितने भी एसिड्स होते हैं वो जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं ना बच्चों, तो एक गैस इवॉल्व होती है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। इससे रिलेटेड अभी हम एक्टिविटी भी देखेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, प्रूव करिए सर, प्रूव करेंगे ना एक्टिविटी से, भी टेंशन मत लो। तो व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट। सॉल्ट तो बनाता ही बनाता है, लेकिन साथ में हाइड्रोजन गैस भी इवोल्व होती है। हाइड्रोजन गैस भी इवोल्व होती है, हाइड्रोजन गैस का भी यहां पर निर्माण होता है। और मेटल ने यहां पर एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस तो इवोल्व होगी। तो यहां पर याद रखो इस पॉइंट को, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस बना रहा है। कोई भी मेटल हो, किसी भी मेटल के साथ आप कर लीजिए उसको, ठीक है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, थोड़ी देर पहले क्या बोला, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड ऐसे शब्द है ना, ये आपका पीछे नहीं छोड़ने वाला। अब यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डाइल्यूट वर्ड लगा हुआ है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। डाइल्यूट मतलब पतला, पानी उसमें ज्यादा है, एसिड उसमें कम है, ठीक है। व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक मेटल, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करता है, देन जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड, है ना। तो यहां से हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है और आपका जिंक सल्फेट तो बनता ही बनता है। तो यहां पर देखिए जिंक ने यहां पर H2 को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो जिंक जब H2 के जगह में आ रहा है तो जिंक सल्फेट बना रहा है। SO4 के साथ यहां पर H2 था, यहां पर Zn है, क्योंकि Zn इज मोर रिएक्टिव देन H हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी सीरीज खोलिए, रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, जो नीचे वाले होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा है इसको, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस
पार्ट्स में देखना है तो पार्ट्स में देखिए, 3 घंटे की क्लास देखनी है तो 3 घंटे की क्लास देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो रखा है, अच्छे से पढ़ा रखा है, उसको बहुत डीपली बहुत डेप्थ में जाकर के सारे आईएमपी क्वेश्चंस के साथ किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं सारी चीजें डिस्कस्ड हैं वहां पर, वहां से आप देख सकते हैं उसको। तो ये जो जिंक है ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब यहां पर ये एसिड है और ये क्या है, मेटल है। तो मेटल किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, एसिड के साथ, या एसिड मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है ना। तो क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है और ये जो H2 है ये बाहर हो गई, मतलब हाइड्रोजन गैस इज गेटिंग इवोल्व्ड इन दिस रिएक्शन। क्योंकि एसिड में एक चीज कॉमन होती है, हाइड्रोजन तो होता ही होता है, तो हाइड्रोजन गैस का इवोल्व होना भी क्या है, नेचुरल है। तो मोस्ट ऑफ द एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड इवोल्व हाइड्रोजन गैस। मोस्ट ऑफ द एसिड्स जो होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। और ये हमको बताता है कि जो हाइड्रोजन है वो सारे एसिड में कॉमन है, वो सारे एसिड में होता है। क्या, आपका हाइड्रोजन। दिस शोज दैट हाइड्रोजन इज कॉमन टू ऑल एसिड्स। सारे एसिड में कॉमन चीज क्या होती है, हाइड्रोजन होती है। जब एसिड को आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो हाइड्रोजन आयन देता है। ये भी एसिड की डेफिनेशन है, आगे हम देखेंगे, है ना। इसलिए मैंने बोला आगे जैसे जैसे आप जाओगे ना वैसे वैसे आपको चीजें ज्यादा क्लियर होती जाएंगी, एडवांस चीजें पता चलती जाएंगी, ठीक है। अब यहां पर देखिए जरा, एक्टिविटी 2.3 एनसीईआरटी की बुक आपके पास होनी चाहिए, है ना, जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूं। अब एनसीईआरटी की बुक में एक्टिविटी 2.3 को खोलिए, उसमें कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, कुछ एक्टिविटी दे रखी है। ये जो रिएक्शन मैंने अभी आपको बताई ना, इस रिएक्शन को आपको अपनी लेबोरेटरी में कैसे परफॉर्म करना है वो एक्टिविटी 2.3 से आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स लेने हैं, जिंक के छोटे छोटे पीस लेने हैं आपको, जिंक ग्रेन्यूल्स लेने हैं एक टेस्ट ट्यूब में, एक बॉइलिंग ट्यूब में, और उस टेस्ट ट्यूब में आपको 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। फिर से सुन लो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। मतलब जिस सॉल्यूशन में आपका एसिड कम है और पानी ज्यादा है, थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड का पतला सॉल्यूशन लेना है आपको, ठीक है। दूसरे में क्या करना है आपको, आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें 5 ml आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया। तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व, एनसीईआरटी में ये लिखा होगा कि अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, तो आंसर विल बी वी विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक ग्रेन्यूल्स के जो सरफेस है वहां पर आपको कुछ बबल्स उठते हुए दिखेंगे। ये देखिए, ये डायग्राम है यहां पर एनसीईआरटी में, यहां पर ये जिंक के ग्रेन्यूल्स आपको दिख रहे हैं, ये छोटे 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 जिंक ग्रेन्यूल्स हैं ये। और इसी में हमने ये एक बॉइलिंग ट्यूब ली, एक टेस्ट ट्यूब ली, और इस टेस्ट ट्यूब में हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, साथ में जिंक ग्रेन्यूल्स को भी हमने क्या किया, ऐड किया। तो जिंक ग्रेन्यूल्स की जो सरफेस है उसमें कुछ गैस के बबल्स उठते हुए हमको नजर आएंगे, ऑब्जर्व करेंगे हम इन चीजों को जब हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। अब हम क्या करेंगे, पास द गैस बीइंग इवोल्व्ड, यहां पर जो गैस इवोल्व हो रही है उसको हम एक सॉप सॉल्यूशन में डालेंगे, मतलब एक सॉप सॉल्यूशन से उसको पास करेंगे। अब इस टेस्ट ट्यूब से और जिस कंटेनर में सॉप का सॉल्यूशन है, साबुन का जो सॉल्यूशन है, वहां तक हमें इसको कैसे पहुंचाना है, तो हमारे पास एक डिलीवरी ट्यूब होती है, ये ग्लास डिलीवरी ट्यूब होती है, ग्लास की बनी हुई होती है। इस ट्यूब के थ्रू ये यहां आएगा, सॉप सॉल्यूशन में हम इसको पास करेंगे, ठीक है ना। ये है जो यहां से यहां चीजों को क्या करेगा, डिलीवर करेगा, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी ट्यूब, ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो, इसको हम किसके थ्रू पास करेंगे, डिलीवरी ट्यूब। गैस फिल्ड बबल्स आर फॉर्म्ड इन द सॉप सॉल्यूशन विच राइज इनटू द एयर। तो सॉप सॉल्यूशन में कुछ बबल्स उठेंगे, आप साबुन में इस तरीके से बचपन में करते थे ना, बड़े बड़े बबल्स उठते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर साबुन के साथ ही खेल रहे हो आप, सॉप का सॉल्यूशन है, आपके पास जिंक ग्रेन्यूल्स है, आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है। तो जिंक ग्रेन्यूल्स के सरफेस पे कुछ बबल्स उठते हैं, फिर इसको हम डिलीवरी ट्यूब के थ्रू सॉप सॉल्यूशन में पहुंचाते हैं। सॉप सॉल्यूशन में जब ये जाता है तो यहां पर बड़े बड़े बबल्स उठने लगते हैं जो एयर की तरफ उठते हैं, राइज इनटू द एयर, इस तरीके से ये उठ रहे हैं ना, एयर की तरफ, ऊपर की तरफ उठ रहे हैं ना। जब हम इस पर अगले स्टेप में आपको क्या करना है, एक कैंडल लेनी है, उस कैंडल को जलाना है, उस बर्निंग कैंडल को आपको इस सॉप के अंदर उठ रहे बबल्स के पास में लाना है।
जो बुलबुले उठ रहे हैं ना उसके पास में लाना है आपको। एंड द गैस इन सॉफ्ट बबल्स बर्न विद पॉप साउंड, यहां पर एक साउंड निकलेगा, छोटे छोटे धमाके होंगे, लिटिल एक्सप्लोजन, है ना। तो हाइड्रोजन छोटा छोटा धमाका होगा, पॉप पॉप का साउंड आएगा, इसको बोलेंगे हम पीओपी, पॉप साउंड, है ना। तो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड, यहां पर मैच स्टिक हमने यूज कर रखी है, वैसे आप कैंडल भी जला सकते हैं। जब हम इनको बबल के पास में लाए तो ये फटने लगे पॉप साउंड के साथ, है ना। पॉप साउंड के साथ ये जो हाइड्रोजन गैस है वो बर्न करने लगी, ठीक है। हमेशा याद रखना, केवल हाइड्रोजन गैस एकमात्र ऐसी गैस है जो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। इसीलिए इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि यहां पर हाइड्रोजन गैस इज गेटिंग इवॉल्व्ड। तो ओनली हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड दैट शोज हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। केवल हाइड्रोजन गैस ही है जो पॉप साउंड के साथ जलती है। ये क्या शो करती है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है भाई कहीं ना कहीं, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको इस एक्टिविटी के अंदर देखना है। तो एक्टिविटी यहां पर आपको अच्छे से याद रखनी है बच्चों। ये डायग्राम अच्छे से याद रखना है, कभी कभी डायग्राम के साथ भी पूछ लेता है, डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकता है। ये सारी चीजें आपको लेवल डायग्राम पता होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, रिएक्शन पता होनी चाहिए, जिंक आपका सल्फ्यूरिक, अच्छा यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड की जगह में आप नाइट्रिक एसिड ले लो, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, है ना। अगर हम इस सल्फ्यूरिक एसिड की जगह में मान लो मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहा हूं और इसको जिंक के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, ZnCl टू जिंक क्लोराइड मिलेगा, ठीक है। प्लस क्या मिलेगा सर, यहां पे 2 लगा दीजिए, H2, क्योंकि यहां पर Cl भी 2 हो जाएंगे, इधर भी 2 हो जाएंगे। केमिकल रिएक्शन को मैंने यहां पर बैलेंस किया इक्वेशन को, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन हमने क्या लिया था, यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, है ना। आप नाइट्रिक एसिड ले सकते हो, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हो, एसिड होना चाहिए बस, उसकी मेटल के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये आपको पता चलता है इस एक्टिविटी से, ठीक है। अब यहां पर बच्चों नोट करने वाली चीज, इस चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए। देखो आपने सुना होगा या देखा होगा, जो खट्टी चीजें होती है ना, हम बोलते हैं उनको तांबे के बर्तनों में मत रखो, कॉपर के जो वेसल्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, उसमें मत रखो, या ब्रेस के जो वेसल्स होते हैं उसमें मत रखो। पीतल के बर्तन या फिर जो तांबे के बर्तन है, क्योंकि तांबा एक मेटल है और आपने कोई खट्टी चीजें जैसे दही आपने उसमें रख दी, तो दही में सिट्रिक एसिड होता है, हो सकता है ये एसिड इस कॉपर के साथ रिएक्ट कर दे और आपकी दही को पॉइजनस बना दे। जब आप उस दही को खाओगे तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है, ये हरकत आपकी हेल्थ को डैमेज कर सकती है। तो इस चैप्टर को अगर बच्चों आपने पढ़ लिया तो आपको इस चीज का भी नॉलेज होना चाहिए। और ये क्वेश्चन भी आता है कि हमको खट्टी चीजों को, ऐसे फूड मटेरियल्स जिसमें कुछ खटास हो, जिसमें कुछ एसिड्स हो, उनको हमें कॉपर या पीतल के जो यूटेंसिल्स होते हैं उसमें क्यों नहीं रखना चाहिए। मेटल से बने हुए जो यूटेंसिल्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उसमें क्यों रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन हो सकती है बच्चों, मेटल और एसिड के बीच में रिएक्शन हो सकती है, पॉइजनस बना देगा ये फूड का, ठीक है। तो वही चीज यहां पे लिखी, जैसे कर्ड एंड अदर सोर फूड स्टफ्स, खाने की जो चीजें होती है, जो फूड स्टफ्स है, सोर फूड स्टफ्स, खट्टे खाने की जो चीजें हैं, जैसे कर्ड हो गया, सच एज विनेगर, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, ये सारी क्या है, इनमें एसिड होता है। इन सबको शुड नॉट बी कैप्ट इन मेटल वेसल्स, इनको मेटल वेसल्स में मत रखो, जैसे कॉपर वेसल्स, ब्रेस वेसल्स, है ना, तांबे के जो बर्तन है उसमें मत रखो। क्यों? दिस इज बिकॉज कर्ड एंड अदर सोर फूड स्टफ्स कंटेन एसिड, इन सब में एसिड होता है, विच कैन रिएक्ट विद द मेटल, जो मेटल के साथ रिएक्शन कर सकता है, जो वेसल्स है वो मेटल है, उस मेटल के साथ रिएक्शन कर सकता है और ये पॉइजनस मेटल फॉर्म कर सकता है, पॉइजनस मेटल कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है, बना सकता है, विच कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। जब आप इसमें रखी हुई चीजों को खाओगे तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, जहरीला बना देता है ये उस चीज को, है ना, और ये आपकी हेल्थ को डैमेज कर सकता है।
नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर है। ये बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है ना, कि इन चीज़ों को आपको इस तरीके के कंटेनर्स में क्यों नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आपने ये चीज़ तो पढ़ी ली, आपने एसिड की प्रॉपर्टी तो पढ़ ली ना, कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस को इवोल्व करते हैं। तो ये मेटल के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं, इसीलिए हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है ना। अगर आपने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर नहीं देखा तो आप उसको भी समझ सकते हैं। वन शॉट में चैप्टर पूरा कंप्लीट कर रखा है मैंने, 2-3 घंटे की वो पूरी क्लास है, वहाँ से आप पूरे अच्छे से देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो घंटी का आपको सिंबल दिख रहा है उसको भी आप प्रेस कर लें, ताकि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे और आप किसी भी क्लास से वंचित ना रहो, आप हर एक क्लास को अटेंड कर सको, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लासेस हैं उनको आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी इस तरीके के कंटेंट से कुछ बेनिफिट प्राप्त हो सके, ठीक है ना। तो अब हम मेटल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते भी रहिए, खेलते भी रहिए, और कीप ऑन वॉचिंग इजोटी साइंस एज वेल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।